आपके यहाँ पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले, और अगर संभव है तो गर्म पानी पियो, उकाड़ा हुआ पानी पियो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गर्म पानी पियो। हमको क्या जरूरत थी, ये काहे को उठा लाए, ये बीमारी हम हमारे घर में। तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी। और सच्चाई यह है कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है, जो वहां रिडंडेंट घोषित कर दी जाती है, उसी को उठा के हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। और आज का ताजा ताजा उदाहरण दूं, ये पेजर 20 साल पहले फेल हो गया पूरे यूरोप में। क्यों फेल हो गया? पेजर इस्तेमाल करने के लिए एफएम फ्रीक्वेंसीज के चैनल चाहिए और उसके खास तरह के रिसीवर आते हैं, वो बनाने में पैसा बहुत खर्चा होता है। यूरोप के देशों ने देखा कि पेजर इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। यूरोप के देशों ने धीरे धीरे पेजर से छुट्टी पाई। हमारे यहां वो एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल्स इस देश में इंपोर्ट कर लिए एक सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार। अब वो आ गए, काम क्या करें मालूम नहीं, पड़े हुए थे। तो इस देश में एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे दिया कि ये जो आ गए हैं इनका कुछ तो करिए, जंग लग रही है, तो कुछ पेजर वेजर चालू कर दीजिए। और मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी थे एसपी शुक्ला, वो कहने लगे कि यार उतनी डिबेट हुई उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में कि यूरोप ने पेजर क्यों रिजेक्ट किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। और उन्होंने जब टोटली रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्नोलॉजी को, तो तुम काहे को उठा के ला रहे हो उसको? लेकिन हमको तो यूरोप का डंपिंग ग्राउंड बनने की आदत पड़ गई है। मानसिक गुलामी इस देश में इतनी जबरदस्त है कि यूरोप जो करके छोड़ देगा उसी को उठा के हम गाना गाने लगते हैं कि यही टेक्नोलॉजी। सच्चाई यह है कि पेजर की टेक्नोलॉजी उनके यहां रिजेक्ट हुई, रिडंडेंट हुई, और उसको रिडंडेंट घोषित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका यह अदा हुई कि पैसा बहुत खर्चा होता है, आउटपुट कुछ भी नहीं है उसका, नेशनल मनी का वेस्टेज है। तो फ्रांस ने सबसे पहले खत्म किया, फिर जर्मनी ने खत्म कर दिया, फिर और तमाम देशों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब वो वहां खत्म हो गया, लेकिन उनके पास मशीनें पड़ी हुई थी, उनका क्या करें, हिंदुस्तान में लाए और डंप कर दिया। और आपके यहां चालू है, जिसको देखो वहां लगाए घूम रहा। बड़ा है, इस देश में तो स्मार्टनेस की निशानी बन गई है, जिसको देखो यहां लगाए घूम। उससे पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या, उसको मालूम नहीं है, इसको हैंडल कैसे करते किसी को नहीं मालूम है। अगर पेजर को हैंडल करने के बारे में मैं किसी से, मैं तो चूंकि टेलीकम्युनिकेशन में काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन हम खोसे हुए घूम रहे हैं, अननेसेसरी इस देश की नेशनल जो है एक्सचेकर को बर्बाद कर रहे हैं। और क्या मान रहे हैं कि साहब बड़ी भारी टेक्नोलॉजी इस देश में आ गई। टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी आपके देश में नहीं आती। टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है, थ्योरीज यूनिवर्सल हुआ करते हैं। और इन टेक्नोलॉजीज का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगले 10-12 साल में, जब आप देखेंगे। इस देश में ऐसी ही रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी आई थी जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था। वो अमेरिका की लाई हुई टेक्नोलॉजी थी, आपको मालूम है, यूनियन कार्बाइड कंपनी उसको लेके आई थी। और जब यूनियन कार्बाइड आ रहा था तो इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मना किया था कि जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है यूनियन कार्बाइड, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अंधे लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी माने भगवान, देवता, उसके नीचे कुछ नहीं। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी माने बेकार, रद्दी, कोई मतलब नहीं उसका। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका से जो भी कूड़ा कचरा मिल जाएगा उसी को टेक्नोलॉजी मान के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो वही किया इस देश में। और टेक्नोलॉजी के नाम पर पिछले 40-50 साल से जो नाटक इस देश में चल रहा, आप शायद उसकी कहानी इतनी लंबी है, सुनाते सुनाते कई समय लगे, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर चुका हूं। और रियल जो टेक्नोलॉजी है इस देश में, उसके बारे में हमको सोचने की फुर्सत नहीं। उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे इनोवेट करें, कैसे उसको ऑपरेशनल बनाएं, उस पर किसी का दिमाग नहीं लगता। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा। पता है क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है? चंद्रमा से कुछ पत्थर के टुकड़े आए हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ। और जब मैं CSIR में था, काम करता था, तो मैं रात दिन चिल्लाता था कि ये चंद्रमा से पत्थर के टुकड़े आ गए हैं, तुम्हारे किस काम के? अमेरिका वालों को करने दो, यूरोप वालों को करने दो, क्योंकि उनके पास करने के लिए अब काम नहीं है।
तो वो चंद्रमा का भी काम करेंगे, मंगल का भी करेंगे, बृहस्पति का भी करेंगे, तमाम तरह के खोजेंगे। खोजने दो उनको। हमें तो हमारे गांव में अभी पीने का पानी नहीं दे पाए हैं 50 साल में, ये काम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाए हैं 2 समय का ठीक से। 40 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, और तुम सैकड़ों करोड़ रुपया चंद्रमा के आए हुए पत्थर के टुकड़ों पे इन्वेस्ट कर दोगे, निकलेगा क्या उससे? तो मालूम उनको भी नहीं है जो उसमें काम कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि राजीव भाई कुछ रिसर्च पेपर जब अपने पब्लिश हो जाएंगे तो अपन को भी अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा। बस बात खत्म। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता हो जाने तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा, चंद्रमा के पत्थर के टुकड़ों पर रिसर्च करके। और मैं उन्हीं दिनों में CSIR में चिल्लाया करता था, मैं ये कहता था कि जितने सैकड़ों 120 या 135 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट है, तो इतने करोड़ रुपए बर्बाद करके तुम जो रिसर्च कर रहे हो, अगर ये रुपया तुम हिंदुस्तान में गोबर गैस का प्लांट लगाने पर खर्च करो तो गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए। वो नहीं करेंगे। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च करेंगे, गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए, ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो नहीं करेंगे। एक दिन मैंने मीटिंग में कहा तो हंसने लगे सब। मैंने कहा कि आपको मालूम है हिंदुस्तान में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या हालत है? हमारे साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता है जरा देखिए। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग चलता है। इस देश में दिमाग जो है ना पूरी तरह से गुलाम है। तो गुलाम दिमाग जो है नई चीज नहीं सोचता, जो गुलामी की बातें हैं वही सोचता। तो क्या सोचेगा? आप जानते हैं ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, तो दिमाग क्या चल रहा है कि इस देश में कार का उत्पादन बढ़ाते चले जाओ। पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, कंजम्पशन इस देश में बढ़ता जा रहा, तो दिमाग कहां चल रहा है? CLO भी बनवा दो, डेबू को भी ले आओ, तो फलाने को भी ले आओ, सबको लाइसेंस दे दो, फ्री कर दो, जितनी कार इस देश में आ सके मार्केट में आ जाए, जितने 2 व्हीलर्स आ सके आ जाए, जितने 3 व्हीलर्स आ सके आ जाए। पिछले 5-6 साल में इस देश में कारों का उत्पादन 3 गुना हो गया, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। और दूसरी तरफ हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये रोना रोना हमेशा रोते रहे। तो कर क्या रहे हैं कि बराबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप 4 व्हीलर बनाते चले जाइए जो पेट्रोल खाते हैं, डीजल खाते हैं, कुछ खाते हैं। एक दिन मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका उल्टा क्यों नहीं करते, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि डीजल का कंजम्पशन कम हो। तो कहने लगे क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं? मैंने कहा यही सीधी बात है। अगर आप ये तरकीब नहीं सोचोगे कि कैसे पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कैसे डीजल का कंजम्पशन कम हो, तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे। कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप अपनी कारें चलाएंगे? कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप इस देश में डीजल का कंजम्पशन पूरा करेंगे? तो कहने लगे कैसे होगा? मैंने कहा आप एक सर्वे कराइए और हिंदुस्तान में पता करिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या स्थिति। तो बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उनको ये बड़ा अच्छा लग गया। उन्होंने कहा राजीव मैं इस पे काम करता हूं। मैंने कहा जरूर करिए। 1-1.5 साल उन्होंने बड़ा भारी काम किया, काफी सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट आई और कही रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें 60% बैलगाड़ी से है। 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में बैलगाड़ी से होता है। 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में या तो 4 पहिए वाली या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से है। तो मैंने उनसे कहा, जो साइंटिस्ट साहब जिन्होंने काम किया, कछालकर साहब बड़े बारीक व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र भी थोड़ा जानते हैं, मैंने कहा मान लीजिए ये सारा का सारा बैलगाड़ी वाला गुड्स हम जो है हवाई जहाज से ले जाना चालू कर दें, या रेल से ले जाना चालू कर दें, या ट्रक से ले जाना चालू कर दें, तब क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने सिंपल जो सेंटेंस मुझसे कहा कि राजीव तब इस देश का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट 70,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। अभी सिर्फ 20,000 करोड़ पे, फिर 70,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा, और तब तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर एक दिन CSIR की मीटिंग में मैंने कहा तो फिर ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते कि ये 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो बैलगाड़ी से हो रहा है ये 80% कैसे हो जाए? कहने लगे ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सिंपल सा काम है, बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगा दो। लेकिन कहने लगे बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग तो लग सकती है लेकिन अमेरिका जाने का मौका नहीं है उसमें। हाँ, और ये मेरे देश के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट ने मुझको जवाब दिया।
कि बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लग सकती है, यह बात तुम्हारी बराबर है, और शायद बियरिंग लग जाए तो बैलों के ऊपर बोझा कम पड़ेगा और उसी शक्ति में वो शायद 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा बोझा ढोकर ले जाएंगे। ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन उसमें बियरिंग लगाने से मुझे क्या फायदा? मैं तो अमेरिका जा नहीं सकता। अमेरिका कब जाऊंगा? पेट्रोल पे कोई रिसर्च करूं, डीजल पे कोई रिसर्च करूं, ऑक्टेन नंबर उसका कुछ बढ़वा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तब तो शायद अमेरिका जाने का मौका है। बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगाने में तो गांव में जाना पड़ेगा। ऐसे इस देश का दिमाग चलता है। सच में जो टेक्नोलॉजी है वो बैलगाड़ी के पहिए में है, और बैलगाड़ी के पहिए को अगर हम इंप्रूव कर दें तो हिंदुस्तान के ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को आप खत्म कर सकते हैं। वरना कारों की संख्या बढ़ा के, 2 व्हीलर्स की संख्या बढ़ा के, स्कूटर्स की संख्या बढ़ा के, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ा के आप तो डेफिसिट बढ़ाने ही जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके देश में उतना प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोल का। आप जानते हैं जितनी आपकी नीड्स हैं उसका मुश्किल से 40 से 50% आप प्रोड्यूस कर पाते, बाकी सारा का सारा आपको इंपोर्ट करना पड़ता। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान सरकार के जितने इंपोर्ट्स बिल हैं उसमें सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है। हर साल हजारों करोड़ रुपया हमको बर्बाद करना पड़ता है, लेकिन ये रुक सकता है, रुकने के रास्ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका जाने का मौका नहीं, हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा, और गांव से सबको नफरत जैसी हो गई है कि गांव सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी शिवरिंग होने लगती है बहुत सारे लोगों को तो गांव का नाम सुन। टेक्नोलॉजी जहां है और जिसको इनोवेट करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां किसी का कोई ध्यान नहीं। इस देश में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चल रहा। शायद आप ये सुनकर आश्चर्य से पूछेंगे, CSIR की 44 नेशनल लेबोरेटरीज हैं इस देश में, 60,000 साइंटिस्ट उसमें काम करते हैं। एक भी साइंटिस्ट इस बात पे काम नहीं कर रहा है कि बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग कैसे लगाया जाए। एक भी साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा, और सब हजारों हजारों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं इस देश में। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पे तो काम चल रहा, लेकिन बैलगाड़ी के पहिए में कैसे बियरिंग लगा के आप उसको और ज्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं, इस पे कोई काम इस देश में नहीं चल रहा। हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना चाहिए इस देश। और कई बार टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा आपके साथ होता है। इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जितना बड़ा सेक्टर है, ये तो हाईटेक एरिया माना जाता है ना, और आपको शायद मालूम नहीं है कि आप जितनी दवाएं खाते हैं उसमें 90% जहर। जो दवाएं सारी दुनिया में बैन कर दी गई हैं, रिजेक्ट कर दी गई हैं, उन्हीं दवाओं को लाकर मल्टीनेशनल्स आपके देश में बेच देती हैं। जिन दवाओं को A क्लास का पॉइजन डिक्लेयर किया गया है, वो दवाएं आपके देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं, जैसे ब्रूफेन। ब्रूफेन A क्लास का पॉइजन है। ब्रूफेन खाइए तो किडनी भी डैमेज होती है, लीवर भी डैमेज होता है, ये बात सारे डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इस देश में धड़ल्ले से ब्रूफेन बिक रहा है। जरा भी कहीं आपके शरीर में दर्द हो जाए, तुरंत डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देगा, ब्रूफेन खा लीजिए। और इसमें सच्चाई क्या है? टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो जहां भी आपके दर्द है शरीर में, उस दर्द को खत्म करने के लिए शायद मुश्किल से 1 मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़ती, मुश्किल से, मैक्सिमम। लेकिन आपको दी जाती है जो टैबलेट, वो 400 mg की होती, 250 mg से नीचे तो ब्रूफेन की कोई टैबलेट बनती नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ BSc में पढ़ता था, बाद में वो बायो ग्रुप में चला गया और डॉक्टर हो गया, बड़ा भारी डॉक्टर है इस समय वहां। वो काफी कुछ बेसिक रिसर्च का काम करता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि अगर मुझे शरीर में 1 mg की ब्रूफेन की जरूरत है मेरे पेन को खत्म करने के लिए, और मैं खाता हूं 400 mg की टैबलेट, तो क्या होगा? तो उसने कहा सिंपल सी बात है, 399 mg जो तुम्हारे शरीर में चला गया, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन तुम्हारा डॉक्टर तुमको बताएगा नहीं कि वो जो एक्स्ट्रा चला गया वो क्या गड़बड़ करने वाला, और वो गड़बड़ जब शुरू हो जाएगी तो तुम दोबारा वापस डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब अब मेरा किडनी फेल होने लगा या लीवर डैमेज कर रहा है। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है, दूसरी टैबलेट फिर ले जाओ। तो उसको खा के हो सकता है तुमको ब्रेन हेमरेज हो जाए, तुम भी ऊपर चले जाओगे, डॉक्टर साहब हाथ झाड़ के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, हम क्या करें साहब, दवाई का रिएक्शन हो गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके ऊपर, उनकी दी हुई दवा से मरीज मरता, मर जा, उनसे क्या लेना देना, उनको तो अपनी फीस से मतलब है, उनको अपने पैसे से मतलब। और आप शायद जान के आश्चर्य करेंगे कि जो मल्टीनेशनल इस देश में हाईटेक के नाम पर आते हैं, वो मल्टीनेशनल्स कौन सी दवाएं बना रहे हैं।
बॉम्बे में एक बार एक बड़े भारी जज थे जिनका नाम था जस्टिस हाथी। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई शक्ति उस आदमी को खरीद नहीं सकती, और ये ठीक ही था। जस्टिस हाथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने, ये जानकारी करने के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो ड्रग्स बेचती हैं उनका पता लगाइए कि उसमें कितनी जरूरी दवाएं हैं, कितनी गैर जरूरी दवाएं। तो जस्टिस हाथी साहब की रिपोर्ट आई, जो पार्लियामेंट में 2-3 बार उस पर डिस्कशन भी हुआ, बाद में कूड़े खाने में फेंक दी गई वो रिपोर्ट। वो रिपोर्ट क्या कहती? जस्टिस हाथी ने उस समय कहा कि हिंदुस्तान में जितनी बीमारियां हैं टोटल, उन सारी की सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुल मिलाकर 117 दवाओं की जरूरत है। 117 टैबलेट्स या दवाएं, वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो या टैबलेट्स के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, 117 मेडिसिन हैं जिनसे आप हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसी में उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में 84,000 मेडिसिन बिक रही हैं, जो सब की सब बेकार है, जिनकी कोई जरूरत नहीं, और ऐसी बेकार की दवाएं ही आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली हर डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसमें एक ही दवा काम की होती है, 10 दवाएं आपके लिए बेकार हैं जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन दवा का बिल बने और डॉक्टर का ज्यादा असर पड़े आपके ऊपर। इस देश में तो कुछ ऐसा मानस बना है ना कि सब्जी की तरह से दवाएं खाएं तो बड़े स्मार्ट हैं, और कम से कम दवा खाएं तो बेकार है आप, कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी का। जिस डॉक्टर के पास जाएं अगर 500 रुपए की फीस ले तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और 10 रुपए की फीस में आपकी बीमारी ठीक कर दे, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह भी कोई कायदे का डॉक्टर। तो उन्होंने एक ऐसा विशियस सर्किल बना दिया है जिसमें आप खाते रहिए रिडंडेंट दवाएं, बेकार की दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। WHO कितनी बार कह चुका है कि हिंदुस्तान में 72,000 से ज्यादा दवाओं को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए, 72,000 मेडिसिन को तत्काल बैन कर देना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल्स उन दवाओं को बेच रहे हैं। मानस में ऐसा बैठा हुआ है कि मल्टीनेशनल तो देवता है, भगवान है, वो लाएंगे तो सारी दवाएं अच्छी ही होने वाली। और आपको मालूम नहीं है कि जो दवाएं वो बेच रहे हैं वो दवाएं उनके अपने देश में बैन की हुई हैं। हेक्स कंपनी हिंदुस्तान में जितनी मेडिसिन बेचती है वो एक भी मेडिसिन जर्मनी में बिकती नहीं। बायर जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं वो एक भी मेडिसिन बायर की ना तो जर्मनी में बिकती है ना अमेरिका में बिकती है। सैंडोज और सीबागाएगी, ये दोनों कंपनियां जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं, एक भी मेडिसिन उनकी अपने स्विस कंट्रीज में बिकती नहीं। अमेरिकन लेबोरेटरी जितनी मेडिसिन इस देश में बिक रही है, जॉनसन एंड जॉनसन जो भी मेडिसिन इस देश में बेचता, पार्क डेविस जो भी मेडिसिन इस देश में बिकता, वो अमेरिका में नहीं बिकती, बैन है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो क्लोरमफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिन के कॉम्बिनेशन जो जितनी अमेरिकन कंपनियां बनाती हैं वो दुनिया के तमाम देशों में बंद है, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहा है। जापान में अभी 3 साल पहले वहां की सरकार ने पैरासीटामोल बैन किया, क्योंकि पैरासीटामोल खा के जापान में करीब 1.5 लाख बच्चे अपंग हो गए, पोलियो के शिकार हो गए। तब से वहां पैरासीटामोल बैन है। यहां क्या है, हर छोटे बच्चे को बुखार में आप ले जाइए डॉक्टर के पास, तुरंत लिख देगा पैरासीटामोल खा लीजिए। ये टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का जहर आपके यहां लाके डंप कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं, आपकी मौत के साथ खेल रहे हैं। और जो टैबलेट का मुश्किल से बनाने में 5 पैसे का खर्चा आता है, वो टैबलेट बाजार में 2.5 रुपए की, 2 रुपए 80 पैसे की, 3 रुपए की बिकती है। 5 पैसे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रूफेन का। 5 पैसे में बनने वाली ब्रूफेन 2.5 रुपए, 2.25 रुपए, 4 रुपए, और कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए तो और भी बड़े स्तर पर बिकती है। और आपको शायद अंदाजा हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप कभी एक होमवर्क करिए, कुछ रिसर्च का काम करिए कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली कंपनियों के प्रॉफिट परसेंटेज थाउजेंड्स ऑफ 1000% में है। 10, 20, 50% के मुनाफे नहीं है, हजारों प्रतिशत के मुनाफे। जो दवाएं 15, 20 रुपए किलो में बनती हैं, उन दवाओं से जब गोलियां तैयार होती हैं तो 200 mg, 250 mg की टैबलेट 2.5 रुपए की, 3 रुपए की बिकती है। और दवा तैयार होती है 15-20 रुपए में 1 किलोग्राम। बेसिक मेडिसिन तैयार हो जाती है 15-20 रुपए में 1 किलोग्राम। उससे टैबलेट बना के बेच देते हैं 2.5 रुपए में, 3 रुपए में एक टैबलेट।
कितने प्रॉफिट परसेंटेज है, आपको कुछ अंदाजा नहीं है शायद। मैं तो इस काम में लगा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि आप शायद चुन के आश्चर्य करेंगे कि हजारों प्रतिशत के मुनाफे हैं इस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर। हजारों करोड़ रुपया इस देश का बर्बाद हो रहा, और आप खा रहे हैं ऐसी जहर दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं। इस देश में कितने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि बूस्ट, हॉर्लिक्स, मोल्टोवा, कॉम्प्लॉन, बॉर्नवीटा, इसमें किसी में भी कोई शक्ति नहीं। आप चाहें तो 100 बूस्ट के पैकेट खा लीजिए, अपने बच्चों को खिला दीजिए, कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली। हॉर्लिक्स के 1000 पैकेट खत्म कर दीजिए, कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली है, कुछ नहीं। बूस्ट क्या है? मूंगफली की खली है, गुजराती में जिसको आप मूंगफली की खड़ कहते हैं। मूंगफली का खड़ बाजार से खरीद लाइए, 15-20 रुपए किलो में मिल जाएगा, और वही बूस्ट के नाम पर बिकता है 180-200 रुपए किलो का। हॉर्लिक्स में क्या है? कुछ नहीं है, चने का सत्तू, जौ का सत्तू। अंग्रेजी में कहें तो मॉल्ट, मॉल्ट का माने ही होता है जौ का सत्तू, चने का सत्तू। लेकिन अगर मैं कहूं किसी से कि जौ का सत्तू खाइए, चने का सत्तू खाइए, क्या फालतू की बात कर रहे हैं? हम पढ़े लिखे स्मार्ट आदमी हैं, जौ का सत्तू खाएंगे, चने का सत्तू खाएंगे। उनसे कहिए हॉर्लिक्स खाइए, हाँ हम सब खाएंगे। और उस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ इट इज मॉल्टेड। मॉल्ट माने ही होता है जौ का सत्तू और चने का सत्तू। लेकिन पढ़े लिखे इडियट्स इस देश में बहुत है, और उनकी वजह से इस देश में मार्केटिंग है मल्टीनेशनल का। क्यों बिकता है कॉम्प्लॉन? इसलिए नहीं बिकता है कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी है, हाईटेक है, या उसमें कोई शक्ति बिकती मिलती है। वो इसलिए बिकता है कि टेलीविजन पे एक बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, तो एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा। जरा बताइए, टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? 100% इडियोसिटी पे बिकता है कॉम्प्लॉन। ना कोई शक्ति है, ना उसमें कोई टॉनिक है। और ये सारे के सारे बेकार के हेल्थ टॉनिक खा खा के हर साल 1000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से हम बाहर भेज रहे हैं। 4,500-5 हजार करोड़ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की वो सारी दवाएं खा के बेच रहे हैं जो दवाएं जहर हैं, और ऊपर से 1000 करोड़ रुपया ये हेल्थ टॉनिक्स खा के बेच रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटा करती थी, उससे कई हजार गुनी ज्यादा लूट इस समय चल रही है। यही है ग्लोबलाइजेशन, यही है लिबरलाइजेशन। और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी चल चुका है। ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार चल रहा है, अंग्रेजों ने यही चलाया था। आपको शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि ये फ्री ट्रेड शब्द इस देश के लिए नया नहीं है। फ्री ट्रेड शब्द इस देश में सन 1813 से चलता रहा है। 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में डिबेट चल रही है, और वो डिबेट क्या है कि हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी को एक दूसरा एमपी सवाल पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो विल्बरफोर्स नाम का एक एमपी है जो बड़ा भारी एमपी माना जाता है उस जमाने में, जिसको फादर ऑफ द विक्टोरियन पीपुल भी कहते। तो विल्बरफोर्स जवाब दे रहा हाउस ऑफ कॉमन्स में सन 1813 में कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के पूरे मार्केट में भर जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडियन कंपनीज का ब्रिटेन की कंपनियों का सबजुगेटेड हो जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडिया का कोई भी माल ब्रिटेन के बाजार में नहीं बिकना, ब्रिटेन का सारा माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकना। फ्री ट्रेड का माने हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल ब्रिटेन में आए तो मुफ्त में आए, और उसी से पक्का माल बनकर जाए, हिंदुस्तान में बिके, और उसका मुनाफा ब्रिटेन में आए। ये फ्री ट्रेड। ये डेफिनेशंस हैं फ्री ट्रेड की ब्रिटिशर्स लोगों की, और उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पे उन्होंने हिंदुस्तान में काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड चलाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। और 1813 में तो कंपनी सरकार यहां चलती थी, तो उसकी मदद से उन्होंने चलाया। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स मेरे पास हैं, जो ब्रिटेन के दस्तावेज मेरे पास हैं, उन पर से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार का 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कराना है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने? 1813 की डिबेट के बाद कुछ फैसले हुए हैं, जिन फैसलों के आधार पर इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया। सबसे पहला टैक्स इस देश में सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स लगाया। क्यों? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी जो डिबेट चल रही है कि हिंदुस्तान में हमको एक्साइज लगाना है। क्यों लगाना है?
ताकि इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश कंपनियों के सामने खड़े नहीं हो सके, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री। हिंदुस्तान में ब्रिटेन का जितना माल आता था उस पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं था, और हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल बनाएंगी उस पर टैक्स लगाओ तो हिंदुस्तानी माल महंगा होगा, ब्रिटिश माल सस्ता होगा। यह फ्री ट्रेड के तहत किया गया। दूसरा, फिर हर एक बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया। और अंग्रेजों ने कितना इनकम टैक्स लगाया? पहले ही बार में 97% इनकम टैक्स इस देश पे लगाया अंग्रेजों। ये 1844 की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा। सेंट्रल एक्साइज लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, फिर लोकल टैक्सेस लगा दिए, सेल्स टैक्स लगा दिए, म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस लगा दिए। ऑक्ट्रॉय अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया। ये आजकल टोल नाका देते हैं ना, ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ, आपका नहीं। जितने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है ये सब अंग्रेजों का बनाया हुआ। और क्यों बना रहे हैं अंग्रेज? ताकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म किया जाए। और वो कितना टैक्स लगा दिया है? 1844 की डिबेट पे से एक दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया कि अगर 100 रुपए की आमदनी है तो टोटल टैक्स कितना? तो 127-130 रुपए का। और आज आप देख लीजिए आज क्या है, इससे कोई बहुत भिन्न परिस्थिति नहीं है। इस देश में आजादी के कई साल बाद तक 97% इनकम टैक्स लगता रहा। अंग्रेजों ने चालू किया था। क्यों चालू किया था? ताकि आपको बर्बाद कर सकें। और एक बार डिबेट चली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया उन्होंने सबसे पहला, तो कई एमपीज कह रहे थे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पढ़ने में नहीं आता। तो एक दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया ताकि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पढ़ नहीं सके। और अगर पढ़ नहीं सकेगा तो क्या करेगा? बार बार इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे ही पास आएगा। और आज भी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कानूनों में से एक है। और मेरे शहर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 40-40 साल की जिनकी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स की, ऐसे एक वकील ने मुझको कहा कि राजीव, सच्चाई से मैं तुमको बताऊं कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। और वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं मुझको कि जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं तो पहली लाइन जब मैं पढ़ता हूं और अंतिम लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं कि पहली लाइन क्या थी, रिकॉल ही नहीं कर पाता। जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया ताकि आप समझ ना सकें और आपको बर्बाद किया जाए। तो वो फ्री ट्रेड के नाम पर किया गया और वही फ्री ट्रेड आज चल रहा है। आज क्या किया जा रहा है? बाहर से आने वाले इंपोर्टेड माल पर सारी ड्यूटीज खत्म की गई और इंडियन कंपनियों को उसी टैक्स के नेट में फंसा के रखा है। तो आपको तो बाहर नहीं होने दे रहे हैं और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खुले। कई कई कंपनियों को तो 10-10 साल के टैक्स हॉलिडे, 10-10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, और आपके ऊपर टैक्स के डिपार्टमेंट खड़े रहते हैं छाती पर सवार। तो आप तो खत्म होने ही जा रहे हैं। ऐसे ही खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने इस देश को। 1844 में जो टैक्सेशन का सिस्टम आया इस देश में, उसके नतीजे क्या निकले? 1890 तक आते आते पूरी इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी, कुछ नहीं बचा था इस देश। वो फ्री ट्रेड का नतीजा वो निकला। और आज भी ये जो फ्री ट्रेड चल रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उससे अलग कुछ नहीं चल रहा। आप इसको मानते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है अंग्रेजों के जमाने की, इसमें नयापन कुछ भी नहीं। ये कॉलोनाइजेशन के लिए आई थी, वही कॉलोनाइजेशन अब इस देश में फिर से उनको लाना। और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। मैं नहीं कहता, एक दो लाइन में सम अप कर रहा हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी भयंकर तेजी से बढ़ गई। ILO की रिपोर्ट। और हर साल अगर 40 लाख बेरोजगार हुए हैं तो 6 सालों में करीब 2-2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये एक बाजू है। दूसरे बाजू में हमारे देश के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में 7 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए। पहले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब
31-32 करोड़ थी, अब 38-39 करोड़ पहुंच गई है, माने 40 करोड़ पहुंच गई। और वो 40 करोड़ लोगों की गरीबी का आलम क्या है आप सुन नहीं सकते। उनमें से 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में 50 पैसा खर्च नहीं कर सकते, और 10 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में 1 रुपया नहीं है उनके पास खर्च करने, और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं। ये लिबरलाइजेशन किसके लिए हो रहा है? और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि अभी और 20 साल इंतजार करो तब लिबरलाइजेशन के परिणाम आएंगे इस देश में, माने और 20 साल में डूब जाओ, कुछ नहीं बचेगा जब बाहर निकलने के लिए, वो कहा जा रहा है इस देश में। पहले कहते थे कि 2 साल 3 साल इंतजार करो, अब 2-3 साल होते होते 20 साल पहुंच गया इंतजार। कब तक इंतजार करें लिबरलाइजेशन के परिणाम आने का? हम तो देख रहे हैं कि जिन देशों ने लिबरलाइजेशन किया उनमें से बाहर निकलता हुआ तो कोई नहीं दिखाई देता, सब डूबे हुए दिखाई देते। और जिन देशों में तरक्की हो भी गई है, तथाकथित रूप से अगर हम साउथ कोरिया का उदाहरण लें या चीन का उदाहरण लें, तो कैसे हो गई है? उसका सबसे गोल्डन रूल उनके यहां है कि उन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं अपने, और जिन जिन देशों ने अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं उन देशों को नतीजे मिले। हमारे यहां तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको कैसे बर्बाद कर दिया जाए, इसी के लिए कैंपेन चल रहा है रात दिन टेलीविजन। बचत कैसे बढ़ाई जाए, कैंपेन इसका नहीं है। ये खरीदो, वो खरीदो, ये ले आओ, वो ले आओ, इसमें सेविंग्स कहां होने वाले, खर्चा होने वाला है सारा। तो जिन जिन देशों ने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं वही देश कुछ पा पाए हैं, कुछ कर पाए हैं, कुछ खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आप तो लगातार अपने सेविंग्स को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन नहीं, उसकी उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं, और ये आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछे कि आप क्या कर रहे थे जब ये सब चल रहा था। मैं मेरे पिताजी को पूछता हूं कि आप क्या कर रहे थे जब ये सारा नाटक चल रहा था हिंदुस्तान में आजादी के समय, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि उस समय उतनी अकल नहीं थी, अपने अपने धंधे में लगे हुए थे। शायद यही जवाब अगर आप देंगे आने वाली पीढ़ी को तो वो आपको माफ नहीं करने वाली है, क्योंकि सिर्फ आपका धंधा नहीं है, उससे बड़ा देश है, उससे बड़ा समाज है, उससे बड़ा पूरा का पूरा समूह है। और ये देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं रहने वाले हैं, और आप तो वैसे ही बर्बाद होने जा रहे हैं। भगवान न करे ऐसा हो, आप होने जा रहे हैं। 6-7 फर्में आ गई हैं अकाउंटेंट, आपके सबके खड़े करने वाली हैं आपको सड़क पे। विदेशी कंपनियां आ गई हैं इस देश में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में इस देश में आ गई हैं। और ये बात मुझे जयंत भाई बता रहे थे कि 6 फर्में आ गई हैं, उनके धंधे चालू हो गए, और उनके धंधे चालू हो गए तो आपके बड़े बड़े 30 मार्क सड़क पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर अभी भी सोते रहे तो हो सकता है आप सब सड़क पे खड़े दिखाई दे। तो मैं कहता हूं देश बचाने की लड़ाई आप लड़े न लड़े, लेकिन अपने आप को तो बचाने की लड़ाई लड़िए कम से कम। आप बर्बाद होने जा रहे हैं, इस देश में लॉयर्स बर्बाद होने जा रहे हैं, क्योंकि अब विदेशी फर्में आ रही हैं जो इस देश में कानून का धंधा करेंगी, उसके लिए परमिशन मिल गई है। विदेशी कंपनियों को हर क्षेत्र में परमिशन मिल रही है। तो वकील मरने जा रहे हैं, आप मरने जा रहे हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं इस देश में सब एक दिन सड़क पर खड़े दिखाई देंगे अगर आप अभी सोते रहेंगे तो। एक वाक्य है अंग्रेजी में, आइदर यू प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पेरिश्ड। कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास, इसलिए कुछ करिए, और कुछ करिए तो क्या करिए। मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सके तो छोटे छोटे काम करिए। बड़े काम आप नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करिए, कि जब आपको पता चल जाए कि सामने आपका दुश्मन खड़ा है आपको मारने के लिए, तो कम से कम इतना काम करिए कि दुश्मन को अपनी शक्ति देना बंद कर दीजिए। सच्चाई यह है कि अपने दुश्मन को पैसा हम ही दे रहे हैं। हम ही पेप्सी पीते हैं ना, हम ही कोका कोला पीते हैं, हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को। हम ही कॉलगेट खरीदते हैं, हम ही क्लोजअप खरीदते हैं, हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को। हम ही बाटा का जूता पहनते हैं, हम ही अपना पैसा देते हैं अपने दुश्मन को। तो अपने दुश्मन को हम खुद हमारे घर से पैसा दे रहे हैं, ये देना बंद कर दीजिए। कम से कम एक काम करिए, तो अपने घर में सारे विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद कर दीजिए। दूसरा छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन विदेशी कंपनियों के जो शेयर्स अगर आपने कहीं खरीद रखे हो तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ही के पैसे से आपको मारने का काम कर रहे हैं। तो उनके शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए, डिवेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए। और तीसरा एक छोटा सा निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे खतरनाक पहलू है कल्चरल कॉलोनाइजेशन, टेलीविजन के माध्यम से जो चल रहा है। जीटीवी, CNN, ATN, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, ESPN, 14-15 चैनल्स इस देश में आए हैं, सब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आए।
और आपके घर घर में जो सत्यानाश हो रहा है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। यूरोप में तो दिखाई देने लगा। 10-15 दिन पहले एक खबर आई थी ब्रिटेन की, 11 साल का बच्चा बाप बन गया है ब्रिटेन में। ये खबर है ब्रिटेन की, मेरी नहीं है, उनके देश की है। और 15 साल की उसकी पत्नी है जो मां बनी। तो 11 साल के बच्चे अगर बाप बनना शुरू हो जाएं और 15 साल की बच्चियां अगर मां बनना शुरू हो जाएं तो खतरे समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के क्या हो सकते हैं। ये टेलीविजन जो आपके घर में भेज दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहा, ये आपके घर का सत्यानाश कर रहा है। और इस टेलीविजन ने अमेरिका के तमाम बच्चों को पहले ही बर्बाद कर लिया। यूरोप में भी बर्बादी आई। 17-18 देश मैंने देखे हैं यूरोप के। सामान्यतः हर देश में जाता था, वहां के सोशल साइंटिस्टों से जब भी मिलता था तो एक ही प्रश्न पूछता था कि आपके देश की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है। तो सामान्यतः हर जगह एक ही जवाब मिलता था कि राजीव भाई, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10-12 साल की बच्ची मां बन जाती और शादी करने के पहले कम से कम 8-10 एबॉर्शन हो चुके होते हैं। हमारे यहाँ मालूम नहीं है कि शादी करते समय जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो प्यूरिटन है कि नहीं। उनके यहाँ उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा और परिवार खत्म हो गया। और वो कहते थे कि हमारे बच्चों का बचपना खत्म हो गया है, हमारे बच्चे बचपन में ही जवान हो गए हैं। ये बहुत सीरियस बात है और ये सब कुछ हुआ है टेलीविजन के चक्कर में। अमेरिका में क्या हुआ है, मेरे 2 दोस्त हैं, इस समय अमेरिका में एक कमीशन काम कर रहा है, कमीशन फॉर सिविक रिन्यूअल। बिल क्लिंटन ने उसको बनाया। उसमें 2 दोस्त हैं मेरे, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट भेजी है, उसकी एक ही लाइन में आपसे शेयर कर रहा हूं। 90 मिलियन अमेरिकन यूथ्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा। 9 करोड़ अमेरिकी बच्चे बर्बाद हो गए टेलीविजन और सिनेमा के चक्कर। और उन 9 करोड़ बच्चों में से 3 करोड़ बच्चे तो 100% सीजोफ्रेनिक हो चुके, पागल हो गए। उसी रिपोर्ट का एक दूसरा पार्ट है जो ये बताता है कि अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट चिल्ड्रन होते हैं हर साल। 6.5 लाख बच्चे वहां कक्षा 9 में फेल होते हैं हर साल। 6.5 लाख स्टूडेंट्स 9th में फेल होते हैं और इतने ही स्टूडेंट 10th में फेल होते हैं। पिछले 10 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक भी टॉपर नहीं निकला है जो अमेरिका का हो। सारे नॉन अमेरिकन वहां की यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बन के निकल रहे हैं। कारण क्या है? टेलीविजन ने सत्यानाश कर दिया। वो टेलीविजन आपके घर में भी आ गया है और आपके बच्चों को बचपन से सिखा रहा है चोली के पीछे क्या है, चीज बड़ी है मस्त मस्त। ऐसे उल्टे सीधे गाने सीख सीख कर आपके बच्चे जवान हो रहे हैं। तो सोचिए कि क्या बनेंगे। और चलते चलते बस एक बात कह रहा हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बच्चा था जिसने एक दिन हरिश्चंद्र का नाटक देखा। हरिश्चंद्र का नाटक देखने के पहले मोहनदास करमचंद गांधी झूठ भी बोलता था, चोरी भी कर लेता था कभी कभी। ये उन्होंने लिखा अपनी बायोग्राफी। लेकिन उसके बाद जिस दिन उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा उसी दिन कसम खाई कि आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा और जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पर चलूंगा। तो हरिश्चंद्र का नाटक देखकर अगर कोई बच्चा महात्मा गांधी हो सकता है तो आजकल के ये तारा, स्वाभिमान जैसे सीरियल्स देखकर आपके बच्चे क्या बनेंगे, जरा सोचिए 1 मिनट के लिए। और जो डिश एंटीना आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है, जो केबल कनेक्शन आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है, हो सकता है एक दिन ये आपके घर में आग लगा दे। वैसी ही जानकारी आपको आपके घर में मिले जो ब्रिटेन में मिल रही है। और देर हो जाए उससे पहले जरूरी है कि आप चेत जाएं। और तब मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं तो अपने अपने घर का टेलीविजन ऑफ कर दीजिए, डिश एंटीना का कनेक्शन काट दीजिए। शायद आपके घर में ज्यादा शान जाएगी, ज्यादा सुकून आ जाएगा, आपके बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकेंगे। आजकल क्या है, दादी बच्चे दोनों बैठ के टीवी देखते हैं। ना दादी बच्चे को कहानी सुनाती है, ना बच्चे को दादी से कहानी सुनने की फुर्सत है। और बिना कहानी सुने बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता। कहानी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो टीवी बंद कर दीजिए और अपने अपने बच्चों को चुन चुन कर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए। हो सकता है वो इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई में आपसे कुछ मांगने आया हूं, वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा भी नहीं। किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सब पार्टियां देश के हित में नहीं, एकदम देश के खिलाफ काम कर रही हैं अपने स्वार्थ के लिए। आपसे कुछ चाहिए और आपके मन का संकल्प चाहिए। एक संकल्प आप मुझे दें, बी इंडियन एंड बाय इंडियन का, और दूसरा संकल्प दें अपने अपने घर के टेलीविजन स्विच ऑफ करने का। शायद हम ये लड़ाई जीत जाएं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रश्मिन संघवी छोटी सी बात कहना चाहते हैं। ये ऑडियंस में ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, 3-4 फ्रेंड्स के सिवाय। आपको शायद पता होगा कि मैं
जो 3-4 लोग हैं उनको पता है, आपको ज्यादा पता नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है और 89 में मैंने पहले, शायद बंबई में पहले मैंने लिखा था आर्टिकल कि फेरा शुड बी स्क्रैप्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल लेना चाहिए। मेरा एम्फेसिस हमेशा इस बात पर रहा था कि भारत के कायदे भारतीयों को जकड़े रखते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस दूर होने चाहिए। जब 91 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फेरा इज बीइंग लिबरलाइज्ड, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है, तभी मुझे पहले शौक ये लगा था कि इंडियनों को लिबरलाइज करने के बजाय एनआरआई और फॉरेनर को लिबरलाइज करा जा रहा है, उन्हें ज्यादा लिबर्टीज दी जा रही है, नहीं कि हमें। ये सिलसिला चालू रहा है। मैं एक चीज बताऊंगा कि इसे कहते हैं पैराडाइम कॉन्स्पिरसी, एक षड्यंत्र जिसमें लोगों के विचार करने की शक्ति कुंठित कर दी जाती है या तो उसे बदली दी जाती है। और इसका एक उदाहरण है, जैसे उन्होंने हमारे पर 200 साल से लाद दिया था, जो आज भी हम उससे छूट नहीं सके, कि व्हाइट स्किन वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका जन्म ही हुआ है दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए। ये जब हम गुलाम थे तभी भी मान रहे हैं और आज भी हम जब अगर व्हाइट स्किन वाले को देखें तो उसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर 1.5 घंटा मैं भी बोल सकता हूं, क्या क्या कॉन्स्पिरसीज हो रही है। मैं खाली 2 मिनट के लिए इतना ही कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट में, रिजर्व बैंक में बहुत ही सीनियर लोगों से मिला हूं और 10 अफसर में एक अफसर तो ऐसा होता ही है कि जिसे अपने दिल में भारत देश के लिए लगाव है और ये लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्पिरसी अमेरिका कर रहा है, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनके साधन है और ये कॉन्स्पिरसी के कारण अपने ऊपर अबजों रुपए के लॉस लादे दिए जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैगजीन में दिए हुए हैं। 91 जून में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके पहले रुपये की कीमत थी 18 रुपये पर डॉलर, आज उसकी कीमत हो गई 36 रुपये। अगर हम खाली सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल फिगर लेते हैं कि वो टाइम पे अपना फॉरेन एक्सचेंज डेट समझो 82 बिलियन डॉलर था, आज वो 100 अरब से ज्यादा है, 120 अरब डॉलर है गवर्नमेंट डेट और फाइनल प्राइवेट जीडीआर एडीआर वगैरह ले लेंगे तो। मगर सिंपल फिगर लीजिए, 100 अरब डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट है। वो जब 18 रुपये था तभी हमें 1800 अरब रुपये का ऋण चुकाना था। जब रुपये की कीमत 36 रुपया हो गई तो 3600 अरब हमें चुकाना है। अगर हम एक पैसा भी ज्यादा लोन नहीं लेते हैं फिर भी हमारी लोन डबल हो गई। और ये सिंपल एग्जांपल है कि एक गरीब देश से पैसे वाले देशों में पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा है। मुझे बहुत दुख है कि बहुत ही कम लोग ये समझते हैं, बहुत ही कम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। इसे फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन भी किया है, मगर उसे कौन पढ़ता है। और ये चीज पर मेरी बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है और उनका कहना है यस, ये अमेरिकन कॉन्स्पिरसी है कि अमेरिकन करेंसी का रिवैल्यूएशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्रीज का करेंसीज का डिवैल्यूएशन होना चाहिए और इसी से अमेरिका में वेल्थ ट्रांसफर होती है। बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि राजीव जी जो कह रहे हैं वो सच हकीकत है। उन्होंने जो ये भी कहा कि हम भारत में इडियटों की मेजोरिटी है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो चुपचाप सहन करते हैं क्योंकि ये हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो आज हम सफर कर रहे हैं और जब भी भारत पर तकलीफ होएगी तो लॉर्ड कृष्णा आ जाएंगे, हमें बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ये फिलॉसफी पर नहीं चल सकता है देश। राजीव जी जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहिए और अगर हम खुद एक्टिविस्ट नहीं बन सके तो इनकी मदद करने की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू। 50 साल हो गए, फिर भी जब लड़ाई हुई थी तभी जर्मनी जापान सब खत्म हो गए थे और वो वापस ऊपर आ गए, तेरा डेवलप हो गया। बट आफ्टर 50 years of independence we are still poor। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक बार यही प्रश्न मैंने एक जापानीज से किया था। मैं शायद 91 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उनसे मैंने सवाल किया कि आपका देश बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और आपके ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, आप कैसे वापस निकले उसमें से बाहर।
आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर दिया था, टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया था, अमेरिकन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था क्या, यूरोपियन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था, कैसे आपने डेवलप किया? ये प्रश्न मैंने उनसे किया। तो उसने जो जवाब दिया वही मैं आपसे कह रहा हूं। उसने कहा कि जापान को खड़ा करने में ना तो विदेशी पूंजी का कोई योगदान है, ना विदेशी टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है, ना विदेशी कंपनियों का कोई योगदान है। जापान को हमने खड़ा किया है अपने संकल्प से और आत्मशक्ति से। जो उसने जवाब दिया वो मेरे दिल को इतना छू गया। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ मार्क्स देने का काम करो तो विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी कंपनियां, इन सबको मैं सबसे आखिरी स्तर पे रखूंगा। पहली बार अगर मुझे चूज करना पड़े तो आत्मशक्ति और संकल्प, ये दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं देश को बनाने में। ये जापानीज लोगों में है। और जापान का फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, कैसे जापान में 1950 से 70 तक स्वदेशी आंदोलन चला। बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान में 1950 से 1970 तक एक आंदोलन चला जिसका एक ही मुहावरा था, बी जापानीज एंड बाई जापानीज। उसमें टागुची नाम का एक बड़ा भारी नेता था। उसी ने मुझे बताया कि टागुची का जापान में उतना ही सम्मान है जितना हमारे यहाँ महात्मा गांधी का। टागुची करता क्या था, अमेरिकन कंपनियों के सामान को अगर कहीं देखता था जापानीज बाजार में तो भड़क जाता था और वो कहता था कि हम जापानीज लोगों को मर जाना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत अमरीकी सामान खरीदने के। इस तरह का उसने देश में एक तरह का सैलाब खड़ा कर दिया और जापान आज जो है वो उसी का परिणाम। ऐसे ही जर्मनी, फ्रांस को, फ्रांस में तो मैं अभी भी देखता था, जिन दिनों में मैं फ्रांस में रहता था, बच्चों को बचपन से, वहां फ्रांस में क्या होता है, स्कूल्स में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं हर ब्लैक बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा रहता है बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच, बचपन से। और वो फ्रांस भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। फ्रांस को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है चार्ल्स द गॉल का। चार्ल्स द गॉल 1945 के बाद जब प्रेसिडेंट बना तो उसने पूरे फ्रांस को उल्टा कर दिया। क्या क्या किया उसने? फ्रांस को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका चार्ल्स द गॉल मानता था किस चीज की है? टेलीविजन की। 1926 में फ्रांस में टेलीविजन आ गया था और आप शायद जानते होंगे कि 1914 और 1917 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें फ्रांस एक विजेता था, फ्रांस की शक्ति थी। वही फ्रांस 1945 में पिट गया जर्मनी से। तो चार्ल्स द गॉल हमेशा उसका एनालिसिस करता था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों विजेता थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्यों हार गए। तो वो एक ही जवाब देता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इतने मस्त हो गए कि फ्रांस को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा। वहां सबसे पहला काम पब्स खुले, शराब के अड्डे खुले, फिर कैसीनोज खुले, फिर जुए के अड्डे खुले, उसके बाद नाटक कंपनियां खुली, सिनेमा, और 1926 में टेलीविजन भी आ गया। तो उसके बाद फ्रांसीसी पीढ़ी पूरी की पूरी उसी में डूब गई। 45 में जब जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर तो विद इन सम आवर्स पूरा का पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया गया। चार्ल्स द गॉल ने कसम खाई थी कि जब अगर मैं कुछ करूंगा तो सबसे पहला काम सिनेमा घरों में आग लगाऊंगा। 45 के बाद चार्ल्स द गॉल प्रेसिडेंट बना, सबसे पहला काम उसने सिनेमा घर तोड़वा दिए सबके सब। दूसरा काम उसने टेलीविजन का प्रसारण बंद करा दिया। तीसरा काम जितने कैसीनोज और पब्स खुले थे सब बंद करा दिए और फ्रांसीसी लोगों में एक जुनून पैदा किया फ्रेंच कल्चर के प्रति, जो पूरी की पूरी पीढ़ी अमेरिकनाइज हो गई थी। जर्मन का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया था फ्रांस पे, उसको उसने 10-15 साल में बिल्कुल खत्म कर दिया और आज फ्रांस है। आज भी फ्रांस में एक भी अमेरिकन टेलीविजन कंपनी का कार्यक्रम आता नहीं। हमारे यहाँ कई लोग ये बहुत इडियोटिक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि हम ऊपर से आने वाले उनको रोक नहीं सकते ट्रांसमिशन को। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर के नाते कह रहा हूं कि हम रोक सकते हैं। फ्रांस रोकता, उनके 2 सैटेलाइट रात दिन यही काम करते हैं कि अमेरिका से जो भी वेव्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, उन्हीं को खत्म करने का काम करता है। तो घुस नहीं पाता एक भी अमेरिका का कोई कार्यक्रम फ्रांस की टेरिटरी में। हम भी कर सकते हैं, उन्होंने वो किया और उसके बाद वो खड़े हो गए। आज भी फ्रांस में बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच का जबरदस्त जुनून है। और ताजा उदाहरण मैं दूं रूस का। रूस बर्बाद हुआ ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका में, 1986 में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। नतीजे निकले, एक देश खंड खंड टूट गया। अब रूस को फिर से खड़ा कर रहे हैं कौन? झिरनोवस्की नाम का एक बड़ा भारी नेता है रूस में। शायद आपने उसका स्पीच सुना हो। अगर उसका स्पीच सुना हो तो मेरे स्पीच और उसके स्पीच में कोई फर्क नहीं। अंत में वो भी यही कहता है, रूस को अगर बचाना है तो बी रशियन एंड बाई रशियन। जब झिरनोवस्की यहाँ हिंदुस्तान में आया, 3 दिन रहा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उससे पूछा कि टूटे हुए रूस को कैसे जिंदा करोगे? तो उसने कहा कि संकल्प शक्ति से, ना विदेशी पूंजी से, ना विदेशी टेक्नोलॉजी से, ना विदेशी कंपनियों से, संकल्प शक्ति से रूस को खड़ा कर देंगे। और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको लगे कि रूस फिर से एक हो गया। बोरिस येल्त्सिन भी अब उसी के कहे पर चल रहा है। बोरिस येल्त्सिन ने भाषण देना शुरू कर दिया, वो भी कहते हैं बी रशियन एंड बाई रशियन।
तो मुझे लगता है कि ये सारे देश जो आगे आए और हम नहीं आ पाए, उसमें यही एक बेसिक फर्क है और कोई दूसरा फर्क मुझे नहीं लगता। आपके बाद रश्मि भाई ने कहा कि अमेरिका ये सब कंस्पिरेसी कर रहा है, जापान के साथ नहीं किया, फ्रांस के साथ किया, लेकिन ये सब करने के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बस सिंगल सा ऑब्जेक्टिव है जो रश्मिन भाई ने कहा ना, अमेरिका और यूरोप के देश ये मानते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन है, हम दुनिया के गरीब देशों पे राज करें। तो पहले राज करने के लिए सेनाएं भेज देते थे, आर्मी भेज देते, अब राज करना उस तरह से आसान नहीं है। तो अब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि वहां की सरकारें हमारे ही इशारों पर अगर चलें तो हमको आर्मी भेजने की जरूरत नहीं, वहां की पुलिस, वहां की मिलिट्री अगर हमारे लिए काम करे तो हमें हमारी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं। तो अमेरिका आज भी उसी मानसिक उसमें अवसाद में घिरा हुआ है कि हमको सारी दुनिया पे राज्य करना है। पहले यूरोप इसमें घिरा हुआ था, अब अमेरिका घिर गया। तो सिंपल सा रीजन है। दूसरा एक और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अमेरिका और यूरोप में जो वेल्थ है, जो रश्मिन भाई ने कहा, इस वेल्थ को टिकाए रखना उनकी मजबूरी है और इस वेल्थ को टिकाए रखना तभी संभव है जब गरीब देशों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे। जो कंजम्पशन का पैटर्न है अमेरिकन सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में, अगर उतने कंजम्पशन का पैटर्न अगर हम करने लगे तो ये देश सत्यानाशी हो जाएगा। तो वो कंजम्पशन के पीछे नहीं लाना चाहते, तो आपको एक नए तरह का मुहावरा उन्होंने दे दिया कि तुम तुम्हारी जनसंख्या कम करो ताकि तुम्हारे यहाँ जो रिसोर्सेज बचे उनको हम खाएं। अमेरिका कभी भी ये नहीं कहता कि हम हमारे कंजम्पशन को कम करें, वो हमेशा आपको डिक्टेट करता है कि आप अपनी जनसंख्या कम करिए। तो पहला कारण तो मैंने बताया। दूसरा बड़ा कारण है कि उनके यहाँ जो वेल्थ है वो एक्सप्लॉयटेशन पे टिकी हुई है और ये एक्सप्लॉयटेशन अगर बंद हो गया तो अमेरिका कॉलेप्स हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और यूरोप भी कॉलेप्स हो जाएगा। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो उसी कॉलोनियल ऑर्डर को जो चलता रहा है पिछले 500 साल से बनाए रखना चाहते हैं। उसके क्लीशेज बदलते रहते हैं, ईडियम्स उसके बदल जाते हैं, कॉलोनियल ऑर्डर वैसा ही चलना चाहिए। तो ये दूसरा जवाब है उसका। किताब लोग बर्बाद हो गए, टीवी देखे, पूछने का भी टाइम ही नहीं मिलता है, वो लोग यूनिवर्सिटी में कोई टॉप नहीं आते हैं, तो फिर इतना सारा सोच कह सकते हैं कि सब पूरे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अमेरिकन बच्चे बर्बाद हो रहे हैं लेकिन अमेरिका में अभी भी कुछ लोग हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि CIA और पेंटागन में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी टेलीविजन देखता नहीं और देख नहीं सकता। दूसरी बात, CIA और पेंटागन में काम करने वाले किसी भी आदमी को दुनिया के दूसरे देशों के बारे में जो जानकारियां दी जाती हैं वो अमेरिका के अपने तरीके की जानकारियां होती और उनका जो दिमाग फ्रेम किया जाता है, जो स्टील फ्रेम उनका दिमाग बनाया जाता है, वो इसी के लिए कि आपको इन सबको डिस्ट्रॉय करना है। तो वो जो कनिंगनेस सिखाई जाती है, मक्कारी सिखाई जाती है, आपको बर्बाद कर देना है दूसरे देशों को जाके, वो उस लेवल पे चलता है। और अमेरिका में, पूरा अमेरिका नहीं, अमेरिका में अगर मैं मानूं तो उनकी 27 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1% लोग होंगे, मुश्किल से 1%, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं, मुश्किल से 1%। बाकी सारी अमेरिकन प्रजा कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं। 1% लोग हैं जिनमें लॉरेंस समर्स हैं या बिल क्लिंटन होंगे या रोनाल्ड रीगन होंगे या आपके ये क्या नाम है उनका अभी जो वुल्फनसन है, ये होंगे या ऐसे कुछ 1% लोग हैं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में। और वो 1% लोग 50 साल की आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, वो कभी भी दूसरी तरह की चीजें नहीं करते। और उनमें से एक व्यक्ति जो रह चुके हैं, मेरे अपने फूफा जी हैं जो उस नेटवर्क में रहे और अभी वहां से लौट के आए हैं, उनको अकल आ गई, बुद्धि आ गई, भगवान ने बुद्धि दे दी तो लौट आए। तो वो उनसे मैं किससे सुनता हूं कि ये कैसे सब चीजें चलती है, तो वो जब सुनाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे चीजें चलती है। वो कभी दोबारा समय हुआ तो बताऊंगा कि अमेरिका में कॉन्स्पिरेसीज कैसे होती, कैसे बर्बाद किए जाते हैं देश। अमेरिका के अंदर लोग कैसे सोच लेते हैं, तो क्या ये बात का सच्चाई है कि वहाँ की जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है नासा, उसके अंदर 80% इंडियन, 60%, 80% तो नहीं 60%। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि 60% जो नासा में काम करते हैं उनको हिंदुस्तान में क्यों नहीं लाया है? बिल्कुल लाना चाहिए। मैं तो इस मत का हूं कि इस देश में ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि अगर आपने हिंदुस्तान के पैसे बर्बाद किए हैं साइंटिस्ट बनने में, तो आप बाहर जाइए, पढ़कर आइए, उसके बाद आप वहां नौकरी नहीं कर सकेंगे, वापस आके इसी देश में काम करना पड़ेगा। और यहाँ के साइंटिस्ट क्यों सोचते हैं कि हमें अमेरिका जाना है? सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया, धंधा, पैसा। पैसे के साथ साथ पैसा तो सर जिसका हिंदुस्तान में होगा शायद पूरी दुनिया में नहीं होगा। हो सकता है, आपकी बात सही, गणपति के ऊपर 2 करोड़ रुपए का सोना चला, एक बात सही है आपकी। उस तरह से अगर आप देखें तो शायद नहीं होगा दुनिया। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं आप मानता हूं, पैसे से ज्यादा बड़ी बात है मानसिक गुलामी। और वो मानसिक गुलामी क्या है? अमेरिका में जाके ही कुछ कर सकते हैं,
अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, अच्छा नहीं लगता मुझे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हिंदुस्तान में क्या कमी थी? जो रिसर्च वो कर रहे थे, उस रिसर्च को करने में इस देश में कोई कमी नहीं थी और करी ही ली थी पूरी पूरी। लेकिन मानसिक गुलामी इतनी जबरदस्ती खुराना साहब के मन में कि रिसर्च पेपर वहीं जाके प्रोड्यूस किया, यहां नहीं प्रोड्यूस किया। और फिर एज ए अमेरिकन साइंटिस्ट वो सारी दुनिया में पहचाने लगते हैं। सीवी रमन साहब, उनको कितना ऑफर किया था अमेरिका ने कि आप आ जाइए, यहां रहिए। सीवी रमन ने कहा कि मेरे पास जो भी टूटा फूटा एपरेटस है मैं यहीं करूंगा, जो करूंगा, तुम्हारे यहां नहीं आने वाला। और ऐसा ऑफर कितने लोगों को नहीं किया। तो ये जो मानसिक गुलामी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। पैसे को मैं सेकेंडरी मानता हूं, मानसिक गुलामी उसमें प्राइमरी है। और इस मानसिक गुलामी में से बाहर लाना ही पड़ेगा लोगों को। और ये तभी आता है जब कोई एक बड़ा कैंपेन चलता है। हो सकता है ये स्वदेशी का कैंपेन अगर इस देश में खड़ा हो तो हम मानसिक गुलामी में से बाहर निकल आए। और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी सफलता होगी अगर हम इस मानसिक गुलामी में से उनको निकाल पाए।